हे एवरीवन, 10th से 11th में जाने वाले बच्चों, तो आप सभी के लिए बायोलॉजी का ब्रिज कोर्स 2 काफी सारे बेसिक्स यहां पे भी अपन कवर करेंगे जो आपको 11th के जर्नी में शुरू में हेल्प करेंगे। एंड ऑफ कोर्स बाकी 11th का बायो आप मेरे चैनल पे यहां पे पढ़ोगे, 12th का बायो भी अपलोड होगा, तो बहुत सारी बायोलॉजी की बातें यहां पे करेंगे। एंड इन जनरल कंप्लीट गाइडेंस 11th में किस तरीके से हमें सारे सब्जेक्ट कवर करने हैं, बहुत सारी चीजें यहां पे अपन कवर करेंगे इस चैनल के ऊपर। सो वंस अगेन वेलकम टू माय 11th 12th का चैनल एंड शुरू करते हैं अपना ब्रिज कोर्स। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चैनल को टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का। लेट अस बिगिन। देखिए ये आपका 11th का बायो जो है उसका इंडेक्स है 11th बायो का। अभी आज हम कुछ जेनेटिक्स का बेसिक्स देखेंगे, डीएनए का स्ट्रक्चर एक बार रिवाइज कर लेंगे, आरएनए के बारे में रिवाइज कर लेंगे, फिर सेल डिवीजन में माइटोसिस में किस तरीके से चीजें होती हैं, मियोसिस में किस तरीके से चीजें होती हैं। तो एक कंप्लीट रिवीजन तो यहां पे मैं ले लूंगा। इसके अलावा आपको और क्या करना चाहिए, आप प्लांट के जो टिश्यूज हैं, प्लांट टिश्यूज, एनिमल टिश्यूज जो आपने 9th स्टैंडर्ड में अगर पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो एक काम करना, मैंने इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी ऐसा एक चैप्टर है आपका 9th स्टैंडर्ड में था, ठीक है, उसका पूरा वन शॉट बनाया है एंड एकदम डिटेल में मैंने ये टिश्यूज बताए हैं। उसके लिंक आपको मैं नीचे दे दूंगा लिंक, तो उसमें से आप प्लांट टिश्यूज, एनिमल टिश्यूज एक बार देख लोगे ना तो आपका काफी सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको करनी है। इसके अलावा आप अगर माइटोसिस एक बार अच्छे से करके रिवाइज कर लो, उसका जो भी प्रोफेज है, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, एंड अगर आप चाहो तो 10th में मैंने जो मियोसिस का वीडियो बनाया है वो भी एक बार गो थ्रू करो, तो ये पूरा सेल डिवीजन का भी आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, सेल डिवीजन। एंड दिस विल रियली बूस्ट योर कॉन्फिडेंस इन 11th का काफी सारा जो इनिशियल पार्ट है, शुरुआत का पार्ट, उसमें ये सब कुछ बेसिक्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। एंड आज भी हम वैसे तो माइटोसिस मियोसिस के बारे में इन जनरल बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं, यहां वहां की बातें नहीं करेंगे अब। नाउ ये सारे बच्चे जानते हैं ये आपका डीएनए है, बराबर है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब इसको न्यूक्लियस के अंदर अपने को पैक करना है तो इसको लपेटना पड़ता है। तो लपेटने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स। 8 हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, उसके ऊपर अपने डीएनए को लपेटा तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा इसको कहते हैं न्यूक्लियोसोम। इसके अंदर 8 हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, ये बात अपन याद रखेंगे, 8 हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है। इसको हिस्टोन का ऑक्टामर भी कहा जाता है, हिस्टोन ऑक्टामर, यहां पे लिख दो नीचे ऑक्टामर। ऑक्टा मतलब 8 हिस्टोन प्रोटीन, उसके ऊपर डीएनए को लपेटा, क्या बन गया, न्यूक्लियोसोम। ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम, उनको भी अपन लपेटते जाएंगे तो एक मोटा वाला धागा बन जाता है जिसको क्रोमैटिन फाइबर कहते हैं, ये भी हम जानते हैं। और इस क्रोमैटिन फाइबर को आगे लपेटेंगे तो क्या बन जाता है, अपना क्रोमोसोम बन जाता है। बेसिक्स क्लियर है। इसको थोड़ा कंपेयर अगर करना है एक एग्जांपल के साथ, तो घर पे अपन सिलाई करते हैं तो धागा होता है, तो इस धागे के अंदर आपको पतले पतले धागे दिखाई दे रहे हैं, ये आपका डीएनए हो गया, ठीक है। चलो ये आपका डीएनए हो गया। फिर जो मोटा वाला धागा है वो क्रोमैटिन है, और इसको लपेट के जो धागे का रील बनता है वो आपका क्रोमोसोम है। एकदम बेसिक क्लियर है। अच्छा, अभी मैंने यहां लिया है 1 ह्यूमन सेल। एक ह्यूमन सेल के अंदर आपको यहां पर न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियस के अंदर आपको जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए, क्रोमैटिन मटेरियल दिखाई देगा। चलो सारा डीएनए अगर बाहर निकाला, एक ह्यूमन सेल का सारा डीएनए बाहर निकाला और उसको खींचा, ऐसे सीधा पकड़ा मैंने, तो वो करीब करीब 2 मीटर लंबा होता है। ये मैं एक सेल की बात कर रहा हूं, एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर का डीएनए, सारा डीएनए अगर खींचे तो वो 2 मीटर लंबा है। वैसे डीएनए क्या करता है, आपके कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, लेकिन पूरा डीएनए काम नहीं करता, ये भी हमें पता है। डीएनए के ऊपर छोटे छोटे फंक्शनल सेगमेंट्स होते हैं, कुछ छोटे छोटे टुकड़े होते हैं डीएनए के जो एक्चुअली में कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। उन टुकड़ों को हम क्या कहते हैं, जीन्स कहते हैं, बराबर है। जीन क्या होता है, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए का ऐसा टुकड़ा जो एक्चुअली में काम करता है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपके हाइट का जीन है, एग्जांपल दे रहा हूं, तो इसी प्रकार से एक यहां पे आपके स्किन कलर का जीन हो सकता है, और एक यहां पे मान लो हेयर कलर का जीन है।
तो ऐसे बहुत सारे जीन्स छोटे छोटे आपके डीएनए के ऊपर प्रेजेंट होते हैं एंड ये आपके कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। नाउ क्रोमोसोम का एक बेसिक स्ट्रक्चर यहां पे मैंने दिखाया हुआ है एंड कहीं कहीं पे क्रोमोसोम मैं ऐसा दिखाता हूं सिंगल तंगड़ी वाला, और कहीं कहीं पे क्रोमोसोम ऐसा एक्स शेप का दिखाता हूं। तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो भी आपको बता दूंगा। अब यहां पे देखिए, जो बीच में का थोड़ा दबा हुआ पार्ट है इसको अपन कहते हैं सेंट्रोमियर, लेकिन जरूरी नहीं है सेंट्रोमियर हमेशा बीच में हो। सेंट्रोमियर की पोजीशन ऊपर नीचे हो सकती है एंड डिपेंडिंग ऑन दैट क्रोमोसोम के अलग अलग शेप्स होते हैं। आपने मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक ये आपने 9th में पढ़ा है। वी शेप का क्रोमोसोम होता है, एल शेप का होता है, जे शेप का होता है या आई शेप का होता है। ठीक है, तो ये जो अलग अलग शेप्स बनते हैं क्रोमोसोम के, ये जे है, ठीक है, जे, वी एल जे आई, ये अलग अलग शेप्स क्यों बनते हैं? सेंट्रोमियर के पोजीशन के हिसाब से। अगर सेंट्रोमियर एकदम बीच में रहेगा तो आपको वी शेप का दिखाई देगा, सेंट्रोमियर थोड़ा नीचे शिफ्ट हो जाएगा तो आपको एल शेप का दिखाई देगा, सेंट्रोमियर और नीचे शिफ्ट हो जाएगा तो आपको जे शेप का दिखाई देगा, सेंट्रोमियर एकदम टिप पे चला जाएगा क्रोमोसोम के टिप पे तो आपको आई शेप का दिखेगा। तो ये शेप्स हमें सेंट्रोमियर के पोजीशन के हिसाब से समझ में आते हैं। ठीक है, चलिए सेंट्रोमियर क्या होता है? इसको अपन प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन भी कहते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। देखो लेक्चर थोड़ा फास्ट लूंगा मैं बिकॉज ये बेसिक्स है जो हमने 10th में भी कवर किए हुए हैं। प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन मतलब क्या? थोड़ा दबा हुआ पार्ट। ठीक है, सेंट्रोमियर आ गया। फिर जो शॉर्ट आर्म होता है, कैसा आर्म? शॉर्ट आर्म, उसको अपन बोलते हैं पी आर्म, शॉर्ट। पी स्टैंड्स फॉर पेटिट। पेटिट मतलब शॉर्ट, ये एक फ्रेंच वर्ड है, ठीक है, फ्रेंच वर्ड है पेटिट, उसका मतलब होता है शॉर्ट। तो इसका नाम पड़ा पी आर्म। शॉर्ट आर्म को अपन पी आर्म बोलते हैं, शॉर्ट आर्म। ठीक है, तो जो लॉन्ग आर्म रहेगा उसको क्या बोलेंगे? शॉर्ट आर्म। लॉन्ग आर्म को क्या बोलेंगे? क्यू आर्म। पी के बाद क्यू आता है अल्फाबेट में, है ना, तो क्यू का कोई फुल फॉर्म नहीं है, पी के बाद क्यू आता है तो क्यू मतलब लॉन्ग आर्म। चलो इतना क्लियर है। एंड नीचे आपको क्या दिख रहा है? क्रोमैटिन दिख रहा है, और क्रोमैटिन किस चीज से बनता है? डीएनए से बनता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। चलिए, तो जो भी बच्चे पर्सनली पढ़ना चाहते हैं एक लिमिटेड स्टूडेंट बैच में, लिमिटेड स्टूडेंट्स बैच, उन सबके लिए उड़ान 4.0 इज परफेक्ट। लिमिटेड स्टूडेंट्स होंगे, कम स्टूडेंट्स होंगे, इंडिविजुअल अटेंशन, मेंटरशिप, गाइडेंस, मुझे पर्सनली कॉल करके डाउट पूछने का फैसिलिटी, फीचर, ये सारी चीजें आपको उड़ान 4.0 में मिलती हैं। बोर्ड एग्जाम का भी कवर करेंगे, सारे सब्जेक्ट आपको मिल रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और इंग्लिश भी प्रोवाइड किया जाएगा। इंग्लिश भी पढ़ा देंगे आपको, ग्रामर, राइटिंग स्किल सब कुछ कवर हो जाएगा। एंड एमएचटी सीईटी के ऊपर भी अपना फोकस रहने वाला है, मेन फोकस उसी के ऊपर होगा। 11th क्या होता है पता है आपको? 11th स्टैंडर्ड इज योर बेस। तो 11th में हमें बेस क्लियर करना है, आपका फाउंडेशन बिल्ड करना है, ताकि फिर 12th स्टैंडर्ड में आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है बच्चों, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर अपने बैच में आपको लाइव इंटरैक्टिव क्लास, रेज अ हैंड फीचर है। लेक्चर के बीच में हाथ उठा करके टीचर से बात करके डाउट क्लियर किया जा सकता है। रेज अ हैंड फीचर आ गया। टेस्ट सीरीज में एमसीक्यू भर भर के क्वेश्चन बैंक एमसीक्यू की आपको दी जाएगी प्रैक्टिस करने के लिए। सब्जेक्टिव टेस्ट भी दिए जाएंगे चैप्टर वाइज। फिर पर्सनल मेंटरशिप में IVR नंबर होता है, फोन नंबर है, आप किसी भी टीचर को कॉल करके, जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं डायरेक्टली कॉल करके डाउट क्लियर कर सकते हो। एक्सेस ऑफ अपकमिंग बैच, अगर कोई क्रैश कोर्स आता है या कोई छोटा मोटा कोर्स आता है सेपरेटली, फाउंडेशन कोर्स, तो उसका एक्सेस आपको फ्री में दे दिया जाएगा, आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है, फ्री में मिल जाएगा। खजाना, पिछला जो बैच था उसके लेक्चर्स, उसके इंपॉर्टेंट नोट्स, क्वेश्चंस, वो सारी चीजें आपको पहले ही दे दी जाएंगी, ताकि आपको आगे का पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड जूम के ऊपर अपना रिवीजन होगा एग्जाम के पहले। मंथली सेशंस भी होंगे, गाइडेंस सेशन, जहां पे बच्चों से बात किया जाएगा, डाउट क्लियरिंग किया जाएगा। ठीक है, चलो, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर में आ जाता है एक तो 1-on-1 कॉल, अपना IVR नंबर आपको दिया जाता है, टीचर को कॉल कर सकते हो। दूसरा, जूम के ऊपर अपन डाउट क्लियरिंग लेते हैं और गाइडेंस एंड मेंटरिंग सेशंस लेते हैं, बच्चों से बात किया जाएगा। यहाँ पे टीचर्स में आपको शुभम सर दिख रहे हैं जो फिजिक्स लेंगे, रंजित सर काफी सालों का सीईटी का और JEE का इनका एक्सपीरियंस है, मारिया मैम केमिस्ट्री में PhD कर रहे हैं, जास्मीन मैम है केमिस्ट्री के लिए, योगेश सर
काफी सालों से मैथमेटिक्स पढ़ाने का इनका भी एक्सपीरियंस है, 15 से 16 साल का। वो एक कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल हैं, तो लॉट ऑफ एक्सपीरियंस के साथ वो आपके साथ आ रहे हैं, आपके सामने आ रहे हैं। मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ 10 साल का, 12 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है खुशी मैम। इन्होंने बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी किया है एंड रिसेंटली आईआईटी का एग्जाम होता है, आईआईटी जैम, काफी डिफिकल्ट एग्जाम होता है, वो भी क्रैक किया हुआ है। एंड हमारे चंद्रशेखर सर जो इंग्लिश के बोर्ड मॉडरेटर हैं, वो भी हमें यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। तो ये सारे टीचर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। बैच के रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी करनी है तो ये दोनों नंबर है अपने एजुकेशनल काउंसलर्स के, डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हो, अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। चलिए अब 2-3 बेसिक बातें। क्रोमोसोम्स कैसे हैं? जोड़ी में आते हैं, पैर में आते हैं, है ना। अपने सेल के अंदर अगर मैं बात करूं, ह्यूमंस की बात करूं, और किसी की नहीं, इंसानों की बात कर रहा हूं, तो अपने हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं। और जोड़ी में आते हैं तो आपको 23 पेयर्स मिलने वाली है। 23 पेयर्स। देखो मैंने आपको क्या बोला, हर एक सेल में डीएनए है, अपने हर एक सेल में डीएनए है, मतलब हर एक सेल में क्रोमोसोम भी बनता है, ठीक है। ईच सेल हैज 46 क्रोमोसोम एंड वो जोड़ी जोड़ी में आते हैं तो आपको 23 पेयर्स मिलती हैं, करेक्ट। अब यहां पे देखो, यहां पे क्रोमोसोम सिंगल तंगड़ी का दिखाई दे रहा है, ये सिंगल एक तंगड़ी और ये दूसरी तंगड़ी, बराबर है। यहां पे आपको ऐसा एक्स शेप का क्रोमोसोम नहीं दिख रहा, तो उसके पीछे क्या रीजन है, क्या डिफरेंस होता है, वो भी क्लियर करूंगा, सारी बातें बताऊंगा, बेसिक्स क्लियर करना है। अब देखिए और 2-3 बातें, जैसे 23 पेयर्स है, उसमें से जो 22 पेयर्स होती हैं उनको क्या कहा जाता है, ऑटोजोम्स कहा जाता है। और ये क्या करते हैं, आपके कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, बॉडी के कैरेक्टर्स को। और जो 1 पेयर बचती है उनको एलोजोम्स कहा जाता है, एलोजोम्स, या फिर उनको सेक्स क्रोमोजोम्स कहा जाता है, ठीक है। अब अगर मैं लड़के की बात करूं, बॉय, तो उसके अंदर ये एलोजोम्स क्या होंगे, एक्स वाई। और गर्ल की बात करूं तो उसके अंदर ये एलोजोम्स, सेक्स क्रोमोसोम क्या होंगे, एक्स एक्स। अब ये बात याद रखना, आपका जो यहां पे देखो 23rd पेयर को देखो, आप इस पे फोकस करो, एक्स क्रोमोसोम बड़ा होता है, वाई क्रोमोसोम छोटा होता है। चलो तो ये जो यहां पे पहला दिख रहा है ये आपका एक्स क्रोमोसोम है, और जो उसके बाजू में छोटा सा दिख रहा है वो क्या है, वाई क्रोमोसोम है। तो ये क्रोमोसोम्स किसके हैं, ये लड़के के क्रोमोसोम्स हैं, जो आपको यहां पे पूरे पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, ये लड़के के क्रोमोसोम है, ठीक है। चलो एक और चीज यहां पे लिख दूंगा मैं, बॉय के सारे क्रोमोसोम्स की बात करूं मैं, टोटल क्रोमोसोम्स, तो हम उसको 44 प्लस एक्स वाई ऐसे लिखते हैं। 44 क्या है, ऑटोजोम्स हैं, एक्स वाई क्या है, एलोजोम्स हैं। और गर्ल की बात करें तो उसको अपन कैसे लिखते हैं, 44 प्लस एक्स एक्स, ठीक है। ये क्रोमोसोम्स को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए क्लियर हो गया ये बात। नाउ क्रोमोसोम्स जोड़ी में क्यों आते हैं ये भी हमें पता है, लेकिन एक बार क्विक रिवीजन हो जाना चाहिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट होते हैं, मेल पेरेंट एंड फीमेल पेरेंट। मेल एंड फीमेल दोनों अपने शरीर में स्पेशल सेल्स बनाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, गैमेट्स बोलते हैं। अभी मेल बॉडी में स्पर्म बनने वाला है, हमें पता है, फीमेल बॉडी में एग बनने वाला है। चलो तो स्पर्म के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं मुझे बताओ, 23 होते हैं। स्पर्म के अंदर सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स जाते हैं पापा से, और एग के अंदर कितने रहेंगे, 23 क्रोमोसोम जो मम्मी से आए हुए हैं। अब जब इनका यूनियन होगा, दैट इज फर्टिलाइजेशन, इस तरीके से समझते हो ना, फर्टिलाइजेशन, यस। जाइगोट बनने वाला है, एंड जाइगोट के अंदर फिर से कितने आ जाएंगे, 46 क्रोमोसोम आ जाएंगे। जाइगोट से बच्चा बनेगा, बच्चे के हर एक सेल के अंदर फिर से 46 क्रोमोसोम आ जाएंगे। तो जोड़ी क्यों होती है क्रोमोसोम्स की, एक क्रोमोसोम जो है, एक क्रोमोसोम पप्पा से आता है और एक क्रोमोसोम मम्मी से आता है, बराबर, इसलिए जोड़ी होती है। समझ में आ रही है आपको बात, एक क्रोमोसोम पप्पा से आता है, एक मम्मी से आता है, और ऐसे करके 23 पेयर्स बन जाते हैं, 23 पेयर्स। यहां पर भी पीछे आके आप देखो, एक मिनट, इसको आगे, इसको यहीं पे रखो और यहां पे आ जाओ। तो यहां पे मुझे आप बताओ, यहां पे लिख रहा हूं, ये पापा का है, ये मम्मी का है, बराबर है। ये पापा का क्रोमोसोम, ये मम्मी का क्रोमोसोम। हर एक पैर की बात कर रहा हूं, टोटल कितना पैर है, 23 ना। तो हर एक पैर की बात कर रहा हूं, पापा का, मम्मी का, पप्पा से आया हुआ, मम्मी से आया हुआ, पप्पा से आया हुआ, मम्मी से आया हुआ, पप्पा से आया हुआ, मम्मी से आया हुआ। समझ में आ रही है बात, इस तरीके से ये कार्यक्रम चलता है, ठीक है। अब आपको प्लॉइडी का कंसेप्ट समझ में आना चाहिए।
प्लॉइडी। अपने को प्लॉइडी समझनी है। हैप्लॉइड, डिप्लॉइड क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। चलो स्पर्म और एग की बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब जाइगोट बनता है तो पप्पा और मम्मी के क्रोमोसोम जोड़ी बनाते हैं, पैर बनाते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये क्या बन जाती है, पेयरिंग हो जाती है, ठीक है। नाउ स्पर्म के अंदर हम क्या बोलते हैं कि सिर्फ वन सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है। किसका सेट है, पप्पा का सेट, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। इसको अपन हैप्लॉइड कंडीशन कहते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय एन। याद रखना, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, फुल सेट, ठीक है, पप्पा का सेट। वैसे ही एग की बात करें तो इसमें भी सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है जो मम्मी से आया हुआ है, इसको भी हैप्लॉइड कहेंगे, रिप्रेजेंटेड बाय एन। तो जब जाइगोट बनेगा पेयरिंग हो जाएगी क्रोमोसोम्स की। नाउ हम बोलेंगे जाइगोट के अंदर देयर आर टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। ये कौन है, जाइगोट। तो जाइगोट में टू सेट ऑफ क्रोमोसोम आ गए, पप्पा का सेट और मम्मी का सेट। इस कंडीशन को कहेंगे डिप्लॉइड कंडीशन, रिप्रेजेंटेड बाय 2n। तो यहां पे आपका प्लॉइडी का कंसेप्ट क्लियर हो गया। प्लॉइडी मतलब क्या समझ में आ गया, हैप्लॉइड कंडीशन वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, डिप्लॉइड कंडीशन टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, एंड एक सेट पप्पा से आया है, एक सेट मम्मी से आया हुआ है। एकदम क्लियर हो गया। अब क्रोमोसोम्स आपको कब दिखते हैं, ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। बाकी टाइम पे आपको क्रोमोसोम नहीं दिखेंगे, सिर्फ सेल डिवाइड जब हो रहा है तब आपको ये इस तरीके से क्रोमोसोम्स ऐसे ऐसे दिखाई दे रहे हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग, क्रोमोसोम्स आर विजिबल ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। बाकी टाइम पे क्या रहेगा, क्रोमैटिन मटेरियल दिखेगा आपको। ये जो दिख रहा है यहां पे ऐसे 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 ऐसे, ऐसे धागा 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 खिचड़ी बना हुआ है। बाकी टाइम पे क्या रहेगा, क्रोमैटिन मटेरियल रहेगा। सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम पे क्रोमोसोम दिखते हैं। अब थोड़ा बेसिक्स अपन सेल डिवीजन का क्लियर कर लेंगे। देखो अगर मैंने एक बॉक्स लिया है या फिर एक रेक्टेंगल लिया, स्क्वायर लिया हुआ है, ठीक है। इसको अगर मैं डिवाइड करता हूं तो मुझे दो टुकड़े मिलते हैं, लेकिन वो दोनों टुकड़े अब छोटे हैं, है ना। जैसे एक पेपर ही ले लो आप फॉर एग्जांपल। चलो ये पेपर ले लेता हूं, किस चीज का पेपर है ये समझ में आना चाहिए, कुछ भी फाड़ दूंगा मैं। क्या है ये, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। एक पेपर लिया, उसको डिवाइड किया इनटू टू पार्ट्स, तो ये दोनों टुकड़े अब छोटे हो गए। फिर वापस उनको भी मैंने डिवाइड किया, तो जितनी बार मैं डिवाइड करूंगा टुकड़े छोटे छोटे होते जाएंगे, यस और नो। जितनी बार हम डिवाइड कर रहे हैं टुकड़े क्या हो रहे हैं, छोटे छोटे होते जा रहे हैं। तो आपके भी शरीर में सेल डिवीजन होता है, यस और नो। इधर देखो, जितनी बार टुकड़े करूंगा टुकड़े छोटे 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 होते जाते हैं। लेकिन आपके शरीर में जब सेल डिवीजन होता है तो क्या सेल छोटा 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 होते जाता है, नहीं। आपके शरीर में ये सेल है, सेल को पहले ग्रो करना पड़ता है, बाद में वो डिवाइड करता है। यहां पर साइटोप्लाज्म की ग्रोथ होती है एंड डीएनए का भी रेप्लिकेशन होता है। डीएनए रेप्लिकेट मतलब क्या, डीएनए का डुप्लीकेट बनता है, डीएनए का कॉपी बनता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग, डीएनए का भी कॉपी बनता है, साइटोप्लाज्म भी ग्रो होता है, ऑर्गेनेल्स भी मल्टीप्लाई होते हैं। अंदर आपको दिख रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट हो गया प्लांट सेल के अंदर, गोल्गी बॉडीज हैं, लाइसोसोम्स हैं, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स होते हैं, वो भी डुप्लीकेट होते हैं एक तरीके से। आर यू अंडरस्टैंडिंग, ऑर्गेनेल्स का भी डुप्लीकेट बनता है, कॉपी बनता है, एंड बाद में सेल डिवाइड करेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग, इसलिए सेल छोटा 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 नहीं होते जाता। पहले सेल, ये आपका पेरेंट सेल है, ठीक है, पेरेंट सेल पहले वो क्या करता है, ग्रोथ करता है, खुद बड़ा हो जाता है, बाद में डिवाइड करके क्या बनाएगा, डॉटर सेल बनाएगा। चलो ये दोनों कौन है आपके, डॉटर सेल्स। समझ में आ गई बात। चलो अभी डीएनए रेप्लिकेशन होने के पहले ध्यान से सुनना, मैंने क्या बताया, जब सेल ग्रो करता है तो वो साइटोप्लाज्म ग्रो करता है, ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट होते हैं, डीएनए भी डुप्लीकेट होता है, रेप्लिकेट होता है, कॉपी बनता है। लेकिन इमेजिन करो डीएनए को कॉपी करने के पहले अगर मैं क्रोमोसोम बनाऊं तो वो क्रोमोसोम मुझे इस तरीके से दिखते हैं, सिंगल तंगड़ी वाले। समझ लो ये पप्पा का क्रोमोसोम है और ये मम्मा का क्रोमोसोम है, ठीक है। ये मैं कब की बात कर रहा हूं, अब तक मैंने सेल की ग्रोथ नहीं की, अब तक मैंने डीएनए का डुप्लीकेट नहीं बनाया, डीएनए का कॉपी नहीं बनाया। एंड मैं क्रोमोसोम्स को इमेजिन करूं तो मुझे सिंगल सिंगल तंगड़ी वाले क्रोमोसोम दिखेंगे। पप्पा का भी एक सिंगल तंगड़ी है, मम्मी का भी सिंगल तंगड़ी है, बराबर है। सो दिस इज बिफोर डीएनए रेप्लिकेशन। लेकिन एक बार डीएनए का कॉपी बना
एंड उसके बाद अपने को सेल डिवीजन करना है, बराबर है। डीएनए का कॉपी बनने के बाद मुझे ये क्रोमोसोम कैसे दिखते हैं, ऐसे दो दो तंगड़ी वाले। तो ये पप्पा का क्रोमोसोम है और ये मम्मा का। अब आप देखो दोनों, सुनो मेरी बात, ये पूरा एक सिंगल क्रोमोसोम है बेटा, ये दो क्रोमोसोम नहीं है, ये एक सिंगल क्रोमोसोम है। और ये भी पूरा एक सिंगल क्रोमोसोम है, ठीक है। लेकिन उनके पास अभी दो दो तंगड़ी आ गई, ये एक तंगड़ी हो गई और ये एक तंगड़ी हो गई। तो इन दोनों तंगड़ी को अपन क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स। चलो थोड़ा इरेज करता हूं, इनको अपन क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो ये दोनों तंगड़ी कौन है, इनको कहेंगे सिस्टर क्रोमैटिड्स। एंड ये दोनों सेंट्रोमियर पे अटैच होते हैं, सेंट्रोमियर पे अटैच होते हैं। व्हाट आर सिस्टर क्रोमैटिड्स, इट इज जस्ट कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम। ये एक सिंगल क्रोमोसोम था पहले, इसने ही डीएनए रेप्लिकेट हुआ, कॉपी हुआ एंड इसका एक कॉपी बन गया और इस तरीके से जुड़ा हुआ रहेगा, सेंट्रोमियर पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो सिस्टर क्रोमैटिड क्या होता है, क्रोमोसोम की कॉपी होती है जो सेंट्रोमियर पे अटैच्ड है। इतना आपको समझना है, ठीक है। एब्सोल्युटली क्लियर। डीएनए रेप्लिकेशन के पहले सिंगल सिंगल तंगड़ी, डीएनए रेप्लिकेशन होने के बाद डबल तंगड़ी वाला क्रोमोसोम दिखेगा। लेकिन ये पूरा एक ही क्रोमोसोम है, ये बात याद रखना, ये दो क्रोमोसोम नहीं है, सिंगल क्रोमोसोम है। चलिए, तो माइटोसिस में क्या होने वाला है फटाफट मुझे बता दो। ये आपका पेरेंट सेल है, यहां पे ये पप्पा का और ये मम्मी का क्रोमोसोम आपको दिख रहा है, सिंगल तंगड़ी वाला। बिफोर डीएनए रेप्लिकेशन सिंगल सिंगल तंगड़ी। अच्छा, अभी डीएनए कॉपी करने के बाद ऐसा डबल डबल तंगड़ी वाला हो जाएगा, सिस्टर क्रोमैटिड के साथ दिखाई देगा। तो अपने को माइटोसिस में क्या करना होता है, ध्यान से सुनना। माइटोसिस में आपको सिर्फ सिस्टर क्रोमैटिड्स को सेपरेट करना है। जो भी आप पूरा पढ़ते हो, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये सब कुछ करके आपको क्या मिलता है, आप सिस्टर क्रोमैटिड्स को सेपरेट करते हो। तो देखो, पापा वाला क्रोमोसोम जो है, लाल कलर का दो तंगड़ी है, दो सिस्टर क्रोमैटिड है, उनको अपन सेपरेट करेंगे। एक लाल वाला इधर जाएगा, एक लाल वाला इधर जाएगा, बराबर है। सिस्टर क्रोमैटिड को सेपरेट किया। वैसे ही मम्मी का जो क्रोमोसोम है, ब्लू कलर का दो तंगड़ी दिख रहा है, उसमें से एक तंगड़ी इधर गया, एक तंगड़ी इधर गया। आपने माइटोसिस में कुछ नहीं करना है, इतना ही करना है, सिस्टर क्रोमैटिड को सेपरेट किया। अच्छा, अब मुझे बताओ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, क्या ये डिप्लॉयड सेल था? डिप्लॉयड मतलब क्या, टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, टू सेट, पप्पा का सेट, मम्मी का सेट। अभी आपको दिख रहा है ना, इधर पप्पा का एक क्रोमोसोम है और मम्मी का एक क्रोमोसोम है, मतलब इधर टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है। तो पेरेंट सेल कैसा था, डिप्लॉयड था। लेकिन जो बच्चा सेल है, डॉटर सेल, उसमें भी आप देखो, पप्पा का एक है और मम्मी का एक है कि नहीं है? कैन आई से यहां पर भी टू सेट्स हैं, टू सेट्स, मतलब ये भी कैसा है, 2n है। आपका जो डॉटर सेल बनेगा वो भी 2n है। इधर भी मुझे बताओ, ये पप्पा का, ये मम्मी का, मतलब देयर आर टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, तो ये भी क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। तो माइटोसिस को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अपन लिखते हैं 2n पेरेंट सेल, बाद में डॉटर सेल भी 2n रहेगा और 2n रहेगा, ठीक है। इस तरीके से आप माइटोसिस को रिप्रेजेंट करते हो। अच्छा, एक और छोटा ट्विस्ट यहां पे आपको बता दूं, अगर मान लो आपका पेरेंट सेल ही हैप्लॉइड है और हैप्लॉइड सेल भी माइटोसिस कर सकता है, ये भी याद रखना, हैप्लॉइड सेल्स भी माइटोसिस कर सकते हैं। तो अगर पेरेंट सेल हैप्लॉइड है और उसने माइटोसिस किया, तो उसके दोनों डॉटर सेल कैसे रहेंगे, हैप्लॉइड रहेंगे। तो ये भी पॉसिबल है और दूसरा वाला भी पॉसिबल है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? माइटोसिस का कंसेप्ट इधर क्लियर है, सिस्टर क्रोमैटिड्स को सेपरेट करना है। चलो, डॉटर सेल आपके बन गए। नाउ मियोसिस की बात करें तो मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में हम दो बार डिवीजन करते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। अब देखो यहां पे ये जो क्रोमोसोम आपको दिख रहे हैं, दिस इज बिफोर सेल डिवीजन, सिंगल सिंगल तंगड़ी, बिफोर डीएनए रेप्लिकेशन, सॉरी, बिफोर डीएनए रेप्लिकेशन सिंगल सिंगल तंगड़ी दिख रहा है। अब डीएनए का कॉपी बनाने के बाद आपको डबल डबल तंगड़ी दिख रहा है। अच्छा, ये डिप्लॉयड सेल है, पप्पा का सेट, मम्मी का सेट, टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, तो दिस इज अ डिप्लॉयड सेल, पेरेंट सेल, ठीक है।
मियोसिस सिर्फ डिप्लॉयड सेल में होता है, ओनली डिप्लॉयड सेल कैन डू। मियोसिस सिर्फ डिप्लॉयड सेल कर सकता है, हैप्लॉयड सेल नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए, तो यहां पे आपको दिख रहा है ये पापा का और ये मम्मी का सेट, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर, इट इज अ डिप्लॉयड सेल। ठीक है, डीएनए का रेप्लिकेशन कर लिया तो आपको सिस्टर क्रोमैटिड भी दिखाई दे रहे हैं। अभी जब मियोसिस 1 होता है, पहला डिवीजन, तब हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स को सेपरेट करते हैं। मतलब क्या, आपका जो पैर है ना, पापा का और मम्मी का जो जोड़ी बना हुआ है क्रोमोसोम का, उस जोड़ी को सेपरेट करना है। ठीक है, चलो, तो यहां पे हम करते हैं सेपरेशन ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस मतलब क्या, जो जोड़ी बना हुआ है, जोड़ी को सेपरेट करना है, पापा मम्मी के जोड़ी को। तो अब देखो, यहां पर भी आप देख सकते हो, ये और ये, दिस इज अ पैर ना, ये एक पैर है, फिर ये एक पैर है, फिर ये एक पैर है। तो आपने क्या करना है, आपने पैर को सेपरेट करना है, पापा का और मम्मी का जो क्रोमोसोम है उनको सेपरेट करना है। तो देखो, अपन क्या करेंगे, पापा का जो पूरा क्रोमोसोम है रेड कलर का 2 तंगड़ी वाला, वो पूरा अपन एक सेल में डाल देंगे, और मम्मी का जो है वो अपन दूसरे सेल में डाल देंगे। अब मुझे बताओ, देयर इज ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, 1 सेट। तो अभी मुझे एक बात बताओ, क्या इसको मैं हैप्लॉइड बोल सकता हूं? हैप्लॉइड, अपन ने जो जोड़ी थी पापा मम्मी की, वो जोड़ी सेपरेट कर दी, तो अभी इस वाले सेल में भी एक ही सेट प्रेजेंट है, एक ही सेट, और इस वाले सेल में भी एक ही सेट प्रेजेंट है। तो यहां पे आपके सेल कैसे बन गए, हैप्लॉइड बन गए। चलो, तो अगर इसको मैं रिप्रेजेंट करूं, तो 2n का हमने क्या किया, पहले हमने nn किया, बराबर है। अभी एक और बार अपन डिवीजन करेंगे, एंड जो मियोसिस 2 होता है, इट इज जस्ट लाइक माइटोसिस। आपको क्या करना है, आपको सिस्टर क्रोमैटिड्स को सेपरेट करना है। तो अब देखो, अपन मियोसिस 2 कर रहे हैं, यहां पे क्या करेंगे, सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स, सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड। तो देखो, अब 2 तंगड़ी है, तो एक तंगड़ी एक सेल में गई, दूसरी तंगड़ी दूसरे सेल में गई। एंड एक बात बताना, ये दोनों भी हैप्लॉइड ही रहेंगे ना, दोनों के अंदर 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम ही है। एंड ब्लू वाला एक तंगड़ी इधर, ब्लू वाला एक तंगड़ी उधर, तो ये सब लोग कैसे हो गए, हैप्लॉइड हो गए। ठीक है, तो रिप्रेजेंट अगर करना है तो आप ऐसे लिखोगे nn, और यहां पे भी nn, तो ये बनता है आपका मियोसिस। 2 बार डिवीजन करेंगे, पहली बार होमोलोगस क्रोमोसोम को सेपरेट करेंगे, मतलब जो जोड़ी होती है उसको सेपरेट करेंगे, और दूसरी बार में हम सिस्टर क्रोमैटिड्स को सेपरेट करेंगे। और एक बात याद रखेंगे, मियोसिस 2 जो होता है वो जस्ट लाइक माइटोसिस होता है, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं, दैट्स इट। एवरीथिंग इज सो फार सो क्लियर। अब लास्ट एक छोटा सा कंसेप्ट अपन ले लेंगे, एंड वी विल वाइंड अप द टॉपिक। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आपने ऑलरेडी काफी बार पढ़ा है, 9th में पढ़ा है, 10th में पढ़ा है, फिर भी एक क्विक रिवीजन कर लेंगे। डीएनए ट्विस्टेड होता है इस तरीके से, उसको अगर एकदम सीधा खींचेंगे तो आपको वो सीढ़ी की तरह दिखाई देगा। इसकी 2 साइड्स होती हैं, इन साइड्स को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रैंड्स, और इनके बीच बीच में क्या है, स्टेप्स हैं। ठीक है, तो ये अपने को स्ट्रक्चर बनाना है, फटाफट एक बार समझ लेंगे। डीएनए का जो बैकबोन है, मतलब उसकी जो स्ट्रैंड्स हैं, वो पेंटोज शुगर से बनती हैं और फॉस्फोरिक एसिड से। पेंटोज शुगर मतलब जिसके अंदर 5 कार्बन है, और फॉस्फोरिक एसिड को अपन फॉस्फेट भी बोलते हैं। चलिए, तो शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट की चेन बन जाती है, एंड इसके सामने ये बन गई आपकी एक स्ट्रैंड। ऐसे ही सामने भी बनाओगे, लेकिन उसकी डायरेक्शन उल्टी रहेगी, ध्यान से सुनना। शुगर फॉस्फेट की 2 स्ट्रैंड बन गई, लेकिन उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, एक जो है वो ऊपर जा रही है। अब देखो, शुगर का जो पॉइंट है, शुगर का, देखो इधर ऐसे बना रहा हूं, अरे क्या हो रहा है, एक एक टैं टैं टैं, हाँ, शुगर का जो पॉइंट है वो ऊपर है, और यहां पे शुगर का जो पॉइंट है वो नीचे की तरफ है, बराबर।
तो ये दोनों स्ट्रैंड्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, दे आर एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स। क्या बोलने का? एंटी पैरेलल। अभी हर एक शुगर के ऊपर हम क्या करते हैं? नाइट्रोजन बेस लगाते हैं एट द साइड ऑफ दिस स्ट्रैंड, एवरी शुगर इज अटैच्ड टू नाइट्रोजन बेस। अब नाइट्रोजन बेस कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। एडेनिन पता है आपको, गोनिन पता है, साइटोसिन पता है, थाइमिन पता है। इसमें से एडेनिन गोनिन क्या होते हैं? प्यूरिन्स होते हैं। इनका जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसके अंदर आपको 2 रिंग दिखाई देती है प्यूरिन्स में, और साइटोसिन और थाइमिन क्या है? पिरिमिडिन्स। इनके केमिकल स्ट्रक्चर में आपको 1 रिंग दिखाई देती है, बराबर है। अच्छा, अब लास्टली क्या करना है? एडेनिन थाइमिन के साथ पैर करता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से, और चलो यहां पे इसको दिखा देंगे अपन इस तरीके से। एडेनिन pairs with thymine by 2 hydrogen bond, guanine pairs with cytosine by 3 hydrogen bonds। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं कॉम्प्लीमेंटरी बेस पेयरिंग। यहां पे आपका जो नाइट्रोजन बेस है उसकी पेयरिंग हो रही है, सो दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंटरी बेस पेयरिंग। चलिए, इतना क्लियर है एकदम। अब ध्यान से सुन लो, अगर मैं शुगर, आपका जो पेंटोज शुगर है प्लस नाइट्रोजन बेस, इन दोनों को कंसिडर करो, ठीक है, शुगर और नाइट्रोजन बेस, तो इसको अपन बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसाइड। और अगर मैं तीनों को कंसिडर करूं, शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट, तीनों को, फॉस्फेट को भी, तो इसको कहेंगे न्यूक्लियोटाइड। एंड न्यूक्लियोटाइड का नाम पड़ता है उसके नाइट्रोजन बेस से। मतलब ये जो पहला है इसको मैं कहूंगा एडेनिन न्यूक्लियोटाइड। तो वैसे ही सामने भी एक न्यूक्लियोटाइड है ना, ये भी एक न्यूक्लियोटाइड है, इसको बोलूंगा थाइमीन न्यूक्लियोटाइड। यस और नो? तो इस तरीके से यहां पे ये क्या बन जाएगा? गोनिन न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का नाम उसके नाइट्रोजन बेस से पड़ता है, साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड, थाइमिन न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो यहां पे आपको न्यूक्लियोटाइड का एक चेन दिखता है, डीएनए के स्ट्रक्चर में न्यूक्लियोटाइड का चेन दिखता है, तो इसको अपन पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन भी कहते हैं। डीएनए को क्या कहते हैं? पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, एंड लास्टली वही ट्विस्ट हो जाएगा, द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर कॉइल्ड, आपस में कॉइल हो जाएंगी टू फॉर्म अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, एंड बस आपका डीएनए स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। लास्टली बात करेंगे आरएनए के बारे में, राइबो न्यूक्लिक एसिड, इट इज द सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूक्लिक एसिड। फर्स्ट इंपॉर्टेंट कौन है? डीएनए। अब आरएनए में सबसे पहली बात, इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड। सबसे पहला पॉइंट, इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड। डीएनए कैसा है? डबल स्ट्रैंडेड, आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड। दूसरी बात, इसके अंदर भी शुगर एंड फॉस्फेट का बैकबोन रहेगा, एंड 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेस, एडेनिन गोनिन साइटोसिन होते हैं। थाइमिन नहीं होता, थाइमिन के जगह पे कौन आ जाता है? यूरासिल आ जाता है, बराबर है। चलो, इसमें एक और चीज यहां पे बता दूंगा, जैसे एडेनिन और गोनिन, ये दोनों कौन थे आपके? इनको अपन ने प्यूरिन बोला था, वैसे ही प्यूरिन, साइटोसिन और यूरासिल, थाइमिन भी पिरिमिडिन था, वैसा यूरासिल भी क्या है? पिरिमिडिन, पिरिमिडीना। तो यहां पे साइटोसिन और यूरासिल दोनों क्या है? पिरिमिडिन है। ठीक है, चलो, बाकी न्यूक्लियोटाइड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, यहां पे भी न्यूक्लियोटाइड रहेगा, शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट, एंड बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में बॉन्ड हो जाते हैं, एंड आपका आरएनए का मॉलिक्यूल बन जाता है। ठीक है, एंड 3 प्रकार का आरएनए होता है, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। एमआरएनए क्या होता है? मैसेंजर आरएनए। इसका काम क्या है वो भी अपन ने देखा है, ट्रांसक्रिप्शन से ये फॉर्म होता है, आपने पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स के फॉर्मेशन में, ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस के अंदर होता है, डीएनए के ऊपर का जो कोड है वो कॉपी करके अपन एमआरएनए बनाते हैं। ठीक है, और इसमें प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन है, इसके ऊपर आपको कोडॉन्स मिलते हैं, ग्रुप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स, उसको अपन कोडॉन बोलते हैं, बराबर। फिर आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, इससे राइबोसोम बनता है। ठीक है, राइबोसोम के अंदर ये प्रेजेंट रहेगा, एंड फिर टीआरएनए मतलब क्या? ट्रांसफर आरएनए। ये क्या करता है? अमीनो एसिड को ट्रांसफर करता है अकॉर्डिंग टू द कोडॉन्स। कोडॉन्स के हिसाब से टीआरएनए अमीनो एसिड को लेके आता है, और इसके पास क्या होता है? एंटी कोडॉन होता है। ठीक है, ट्रांसफर आरएनए ट्रांसफर्स अमीनो एसिड्स।
तो बस इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे वाइंड अप करेंगे। आप लोग क्या करो, प्लांट टिश्यूज, एनिमल टिश्यूज एक बार कर लेना, एंड अगर माइटोसिस मियोसिस के जो फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये एक बार अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका 11th का जर्नी काफी ज्यादा स्मूथ हो जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।